1720 द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली, 1820 कॉलेरा, 1920 द स्पेनिश फ्लू या H1N1 या फिर कह लें इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू, 2020 कोरोना वायरस। इतिहास खुद को हर 100 साल बाद दोहराता है। मतलब प्रकृति इंसानों को मारने के लिए हर 100 साल बाद एक नए बीमारी का जन्म देती है। मतलब कुछ भी। आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में कि आखिर 100 साल बाद एक बहुत बड़ी बीमारी आती है जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पे इंसान मरते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में पता करेंगे कि आखिर इन बातों की कितनी सच्चाई है। मतलब मेरे को दुख तो तब हुआ जब 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। मतलब रिसर्च के नाम पे घंटा कुछ नहीं। आप अपने एक वीडियो से काफ़ी पैसा कमा रहे हो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा तो रिसर्च कर ही सकते हो। आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और आप एक गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो सारे लोगों तक जाएगा। मैं किसी चैनल का नाम वगैरह तो नहीं ले रहा, बट जो भी लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं यार प्लीज़ बंद करो, क्योंकि लोगों को पसंद तो आती है ये सारी चीज़ें, आपको व्यूज़ भी मिलता है, पर इससे एक गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है जिससे कि लोग गलत चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को बंद करो। तो अब बहुत हुआ कंट्रोवर्सी। अब आते हैं अपनी इस वीडियो पे और जानते हैं आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना दम है। तो फिर चलो लेट्स बिगिन। तो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। पेंडेमिक और एपिडेमिक में आखिर डिफरेंस क्या होता है? तो कोई एक डिजीज़ जो कि इंसानों को हार्म करे, कोई भी एक बीमारी जिससे इंसानों को नुकसान हो और वो किस लेवल पे नुकसान कर सकता है, इस कैटेगरी में डालने के लिए हम पेंडेमिक और एपिडेमिक जैसे शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक कोई बीमारी जो कि एक शहर को इन्फेक्ट किया है तो वो एक एपिडेमिक की कैटेगरी में आएगा। यानी कि जिस बीमारी से ज़्यादा खतरा नहीं है ज़्यादा लोगों को, जो कि वर्ल्ड वाइड ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो सकता है, उसे हम एपिडेमिक की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब उसी बीमारी से वर्ल्ड वाइड यानी कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट भी इफेक्ट पड़ जाते हैं और सारे लोगों को उस बीमारी से खतरा होता है, तब उसको हम पेंडेमिक की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। 1720 द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली। ये बात तो बिल्कुल सच है कि द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली की शुरुआत 1720 में ही हुआ था, पर कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली क्या है। एक्चुअली द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली की शुरुआत तो 1347 में ही हो गया था, जिसे हम बुबोनिक प्लेग के नाम से जानते हैं। कुछ व्यापारी नाविक जो कि ब्लैक सी से यूरोप में आए हुए थे, वो अपने साथ ये बीमारी लेके आए। 1347 अक्टूबर के महीने में ये प्लेग पूरे यूरोप में फैला हुआ था और धीरे धीरे वो व्यापारी एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते रहे अपने व्यापार के लिए और एक देश से दूसरे देश ये बीमारी स्प्रेड करते गए। और इसी तरह 1720 में वही नाविक मर्सली में आए और 1720 में मर्सली में ये प्लेग फैला जो कि बुबोनिक प्लेग था, या फिर इसे हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे ही 1665 में यह प्लेग लंदन में भी फैला था जिसको द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन कहा जाता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्लेग 1720 में आया था। द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली यानी कि मर्सली में इस बीमारी की शुरुआत 1720 में हुई थी, लेकिन ग्लोबली 1347 से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और आज भी हर साल कई सारे लोगों को ये बीमारी होती है। पर आज हमारे पास मेडिसिन है और काफ़ी एडवांस मेडिकल साइंस है, तो हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं 100 साल बाद वाले पैंडेमिक पे, यानी कि 1820 कॉलेरा पैंडेमिक। एक्चुअली कॉलेरा तो 1817 में ही शुरू हो गया था। 1817 में ही पूरा बंगाल इस कॉलेरा से इन्फेक्टेड था। कॉलेरा का शुरुआत इंडिया से ही हुआ था, पर हमारे कुछ एंशिएंट बुक्स में, कुछ ग्रीक के भी एंशिएंट बुक में कॉलेरा के सेम सिम्टम्स की बात की गई है और कुछ ऐसे बीमारी के बारे में बताया गया है जिसका सिम्टम कॉलेरा जैसे ही था। पर चलो मान लेते हैं कि कॉलेरा की शुरुआत इंडिया से ही हुआ था, तो वो तो 1817 में हुआ था, ना कि 1820 में। 1820 तक तो कॉलेरा से पूरा इंडिया इन्फेक्टेड था और इंडिया के बाहर भी कई सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे थे। कॉलेरा की ऐसी ही दूसरी भी पैंडेमिक आई जो कि 1829 में आया था, जब अमेरिका और यूरोप को इन्फेक्ट किया। फिर 1852 में आया जब अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका काफ़ी सारे कंट्रीज इन्फेक्ट हुए थे। और ऐसे ही कॉलेरा के कई सारे एपिडेमिक्स बीच बीच में आते रहे और आज भी लोगों को नॉर्मली होते रहता है, पर आज हमारे पास इसका काफ़ी अच्छा तरह से ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं 1920 में द स्पेनिश फ्लू के बारे में, या फिर कह लें H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू। नाम तो बहुत सारे हैं,
एक्चुअली द स्पेनिश फ्लू 1920 में नहीं बल्कि 1918 में ही शुरू हो गया था। पहला नोन केस कनस, जो कि यूएस में एक जगह का नाम है, वहां पे पहला नोन केस रिपोर्ट किया गया, जो कि 11 मार्च को किया गया जब विंटर सीजन चल रहा था। इस स्पेनिश फ्लू का सिम्टम भी कोल्ड जैसा ही था, नॉर्मल खांसी सर्दी बुखार, जो कि विंटर में अक्सर होता है, और इसलिए लोगों को ये बीमारी पता भी नहीं चल रही थी। और महीने दिनों के अंदर ही यूरोप, अमेरिका, एशिया और धीरे धीरे पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर दिया और पूरी दुनिया के लिए एक पेंडेमिक बन गया, जो कि 1918 में हुआ था, ना कि 1920 में। इसी के साथ आपको एक फैक्ट बता दूं कि द स्पेनिश फ्लू, ये नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि ये वायरस स्पेन से शुरू हुआ था, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कनस शहर में पहला नोन केस रिपोर्ट किया गया था, जो कि यूएस में आता है। हाँ बिल्कुल, इस वायरस का शुरुआत स्पेन से नहीं हुआ था, तो फिर आखिर इसका स्पेनिश फ्लू नाम क्यों पड़ा? तो 1918 में वर्ल्ड वार 1 चल रहा था और उस वक्त स्पेन पूरी तरह से फ्री था और वो वर्ल्ड वार में नहीं शामिल था, और स्पेन की मीडिया पूरी तरह फ्री थी अदर टॉपिक को कवर करने के लिए, और इसीलिए स्पेन की मीडिया इस वायरस के ऊपर काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करती थी, जिस वजह से लोगों को लगा कि ये वायरस स्पेन में फैला हुआ है, और इस तरह इस बीमारी का नाम पड़ा द स्पेनिश फ्लू। तो अब आ जाते हैं 2020 कोरोना वायरस। एक्चुअली जरा सोचो, इस वायरस का नाम कोविड-19 क्यों पड़ा? क्योंकि ये 2019 में शुरू हुआ, ना कि 2020 में, पर स्टिल लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं। 31 दिसंबर को ही वुहान का म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि वुहान शहर में एक नए वायरस से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, जिसका सिम्टम निमोनिया जैसे है, लेकिन अभी तक कोई नहीं मरा है। और फिर 10 जनवरी को चाइना ने इस वायरस को नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया और इसके जेनेटिक कोड्स पब्लिकली अवेलेबल कर दिया डायग्नोस्टिक किट्स बनाने के लिए। और फिर 11 फेब को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस से होने वाली बीमारी का नाम दिया COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019। और साथ ही साथ बायो आर्काइव के एक आर्टिकल में इस नोवेल कोरोना वायरस के जेनेटिक्स पे रिसर्च वगैरह करने के बाद इसका नाम दिया गया SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो कि अब इस वायरस का ऑफिशियल नाम हो गया है, यानी कि नोवेल कोरोना वायरस अब इस वायरस का नाम नहीं रहा बल्कि SARS-CoV-2 हो गया है। तो अब आपको ये 4 महामारी और 100 साल का इतिहास को दोहराने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें, ना कि फालतू के कुछ मिथ्स और बेलॉजिक के बनावटी बातों में फंस पाए। अब देखो, 1700 से भी पहले कई सारे पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स आते रहे और फ्यूचर में भी कई सारे आते रहेंगे, तो ज़रूरी है अपने मेडिकल साइंस को और बेहतर बनाना, ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी से उन बीमारी को कंट्रोल कर ले और कभी पेंडेमिक होने ही ना दें। और जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि 100 साल के बाद इतिहास खुद को दोहराता है वगैरह वगैरह, तो सिर्फ ये 4 ही महामारी नहीं आई है, बल्कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, HIV, पोलियो, जीका वायरस, इबोला और भी कई सारे पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स आते रहे हैं। तो इस 100 साल वाले इतिहास के दोहराने वाली बात कहीं से भी सच्ची नहीं है। ये लोग बस उन सारे बीमारी में से कुछ बीमारी लिए और उससे एक लिंक बनाए और वीडियो बना डाले। खैर जो भी हो, पर अब आपको तो प्रॉपर समझ में आ गया है ना। तो अब जाके आप कमेंट में अपने थॉट्स बताओ, और कोई सवाल है तो जाके पूछो और दूसरे के भी थॉट्स पढ़ो। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नए कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत से। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय।